इसके पहले आप लोगों ने ट्रांजिस्टर का परिचय देखा था और उसके टर्मिनल के बारे में देखा था। अब हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर की संरचना। सबसे पहले यहाँ देखिए, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल पाए जाते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जिसमें कलेक्टर का आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एमीटर का आकार होता है और उसके बाद सबसे छोटा आकार होता है बेस का। ठीक है, यह इसके टर्मिनल है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब समझना है इसकी संरचना क्या होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है वह एक अर्धचालक युक्ति है जो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम से निर्मित किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 p प्रकार के पदार्थों को साइड में रखकर और एक n प्रकार के पदार्थ को बीच में रखकर एक सैंडविच की तरह क्या करते हैं, एक पुर्जे का या एक संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिससे ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। इसमें यदि हमने 2 p प्रकार के पदार्थों को, यहाँ देखिए ये p प्रकार का पदार्थ और यह p प्रकार का पदार्थ है, इसके बीच में हमने क्या रख दिया, n प्रकार का पदार्थ, तो यह क्या बन गया हमारा PNP ट्रांजिस्टर। और 2 n प्रकार के पदार्थ हमने साइड में रखकर बीच में रख दिया p प्रकार का पदार्थ, तो यह क्या बन गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर। यह आपको ध्यान रखना है, यह बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, यूनिपोलर नहीं है। यूनिपोलर में किसका एग्जांपल आता है, FET का, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दोनों एग्जांपल जो आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है जिसको BJT बोलते हैं, यह दोनों उसके एग्जांपल हैं। यदि हम प्रतीक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रतीक आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये बेस टर्मिनल हो गया और ये एमीटर टर्मिनल हो गया। इसमें आप देखेंगे कि बीच वाला तो बेस है, ऊपर वाला कलेक्टर है। इसमें एक एरो का निशान बना होता है और यही एरो का निशान डिसाइड करता है कि यह कौन सा टर्मिनल है। हमेशा एरो का निशान जिस टर्मिनल में बना होगा उसको आप एमीटर मान के चलोगे, और यदि एरो का निशान अंदर की ओर जा रहा है तो वह PNP ट्रांजिस्टर होता है, और यदि एरो हेड का निशान बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो वह NPN ट्रांजिस्टर होता है। तो आपने इसकी संरचना देखी, ठीक। अब इसमें जो जंक्शन होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें 2 जंक्शन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बेस एमीटर जंक्शन बोल देंगे, और इसको हम बोल देंगे बेस कलेक्टर जंक्शन बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसमें थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो BJT प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है उसको हम 2 डायोड की सहायता से बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 डायोड को विपरीत डायरेक्शन में लगा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये हमारी बेस लाइन है, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 विपरीत डायोड को क्या कर दिया, यहाँ पर हमने अरेंज कर दिया। एक डायोड को इस तरफ कर दिया और एक डायोड को क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया। एक डायोड क्या हो गया, डायोड ही नहीं बन रहा है। एक डायोड हमने क्या किया, इस तरफ अरेंज कर दिया, ठीक। इसी को जब हमने आगे थोड़ा इसमें और सुधार किया, आप देखिए एक डायोड को हमने इस तरफ लगा दिया, एक को इस तरफ लगा दिया। अब इसमें आपको पता है कि डायोड 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, P और N और P और N, ठीक। फिर हमने इसी युक्ति को उठाया और यहाँ पर हमको कितने खांचे मिले, यहाँ पर हमको कितने खांचे मिल गए, 4 खांचे मिले, ठीक। जिसमें आपको पता है, इसमें देखिए अपन ने 2 डायोड को क्या किया, विपरीत डायरेक्शन में लगा दिया। आपको पता है कि जो डायोड PN प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, तो इसमें हमें 4 खांचे प्राप्त हुए। इसको हम आपको अरेंज करके दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ आया N, यहाँ आया आपका P, फिर आपका P आया और फिर क्या आ गया, आपका N आ गया, ठीक। हमने क्या किया, 2 कॉमन वाले पार्ट्स हैं, इसको उठाकर एक P का निर्माण कर दिया, ठीक। और इसी टर्मिनल को हमने क्या बोल दिया, आगे चल के इसी टर्मिनल को हमने बेस बोल दिया, और यहाँ पर हमने नॉर्मली N को रख दिया और यहाँ पर हमने नॉर्मली N को रख दिया। इस प्रकार से हमारा NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा एमीटर और इस तरफ आपका हो जाएगा कलेक्टर और ये हो गया बेस। और यहीं पर जब हम क्या करेंगे, इसके विपरीत टर्मिनल कर देंगे तो यहाँ पर हमको कौन सा मिल जाएगा,
PNP मिल जाएगा। अभी हमको कौन सा मिला है, NPN मिला है। ठीक, तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर की संरचना होती है और इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई सवाल, कंफ्यूजन? ठीक, आप लोगों ने ट्रांजिस्टर की संरचना देखी कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं और कौन कौन से पदार्थ होते हैं। कल हमने ट्रांजिस्टर के प्रकार भी देखे थे, PNP और NPN। आज हम ट्रांजिस्टर के जो प्रकार होते हैं NPN और PNP, उनकी वर्किंग समझते हैं या संरचना समझते हैं कि वो कैसे कार्य करते हैं और उनके अंदर जो पूरा वर्क होता है वह किस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो हमारा पहला ट्रांजिस्टर है वह है NPN ट्रांजिस्टर। हम समझते हैं कि कैसे NPN ट्रांजिस्टर कार्य करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से पहला होता है एमीटर जो लेफ्ट हैंड में होता है, बीच वाला होता है बेस और राइट हैंड पे होता है उसको बोलते हैं कलेक्टर। इसमें जब हम तीनों टर्मिनल को अरेंजमेंट करते हैं किसके हिसाब से, NPN ट्रांजिस्टर के हिसाब से, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा एमीटर वाला सिरा है हम उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड वाइज बोलेंगे, और जो हमारा कलेक्टर वाला सिरा है उसको हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। और जो बेस है वो तो आपको मालूम है कि कॉमन रहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है NPN है और N जो पदार्थ होते हैं उसमें आप लोग जानते हैं कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। जो हमारा P प्रकार का पदार्थ है वह बेस में रहेगा हमारा सैंडविच की तरह, और उसमें प्लस प्रकार जो होल्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और इसके बाद फिर हमारा कौन सा पदार्थ आ जाएगा, N आ जाएगा, जिसमें हमें फिर यहाँ पर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखने को मिलेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें जो ब्लैक स्पॉट है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाते हैं, जो खाली निशान है वह दर्शाते हैं होल की संख्या को, और जो ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वह दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन और जो होल है उसका जो पुनर्मिलन होता है, जिसके फलस्वरूप धारा का निर्माण होता है, धारा का प्रवाह होता है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें जब हमने एमीटर को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऋण चार्ज हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ऋण चार्ज हो गया। तो दोनों ऋण ने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। आपको पता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ प्रवाहित हुए, बेस की ओर प्रवाहित हुए या बेस की ओर आकर्षित हुए, और यहाँ पर जाकर कुछ इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर क्या किया, पुनर्मिलन की क्रिया हुई, जिससे यहाँ पर विद्युत धारा का क्या हुआ, प्रवाह आरंभ हुआ। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ही पुनर्मिलन का कार्य कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर होल की संख्या बहुत कम रहती है और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी होल की संख्या रहेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, पुनर्मिलन का कार्य कर पाएंगे। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन में अधिकतम संख्या में रह जाते हैं वह क्या होता है कि कहाँ चले जाते हैं, जो कलेक्टर का तीव्र आकर्षण क्षेत्र है उनको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार से यह पूरी क्रिया हमें क्या होती है, देखने को यहाँ पर मिलती है। और इस प्रकार से जो एमीटर करंट है वह प्रवाहित होकर कहाँ चला जाता है, बेस करंट में चला जाता है। तो आपने देखी किस प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर कार्य करता है। ठीक, अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आपकी जो लिखी है, यहाँ पर आपकी जो मौजूद रहेगी वह रहेगी आपकी एमीटर करंट, यहाँ पर आपकी रहेगी बेस करंट, और यहाँ पर क्या रहेगी आपकी कलेक्टर करंट। एग्जाम में एक समीकरण आता है, ठीक, उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि जो हमारी एमीटर करंट है, जो हमारी एमीटर करंट है वो किसके बराबर होती है, वह होती है हमारी बेस करंट
और कलेक्टर करंट की क्या होती है, बराबर होती है। किसके बराबर होती है, बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होती है। यदि हम यहाँ से इसके डायग्राम के हिसाब से यदि हमने यहाँ से 100% मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या किया, प्रवाहित किया, ठीक, तो यहाँ पर जो बेस में पुनर्मिलन क्रिया में यहाँ पर कितने परसेंट इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5% इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कलेक्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे और जो हमारा एमीटर करंट का प्रवाह है वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं कि 5% जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह क्या कर लेते हैं, बेस में पुनर्मिलन कर लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर का तीव्र आकर्षण क्षेत्र है वो क्या कर लेता है, उनको अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार से एमीटर करंट का प्रवाह कहां तक हो जाता है, कलेक्टर करंट तक संभव हो जाता है। और इसके हिसाब से जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, कार्य करता है। तो समझ में आया, ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ठीक, इसके पहले आप लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखी कि वह किस प्रकार कार्य करता है। अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखने वाले हैं कि जब हम इसको परिपथ में लगाते हैं तो यह किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को बैटरी के धन और ऋण सिरे से किस प्रकार संयोजित करते हैं वह आपको देखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एमीटर वाला टर्मिनल है हम उसको बैटरी के धन सिरे से संयोजित करेंगे और जो हमारा कलेक्टर वाला टर्मिनल है हम उसको बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित करेंगे। बेस हमारा यहाँ पर कॉमन रहता है। इसमें क्या होगा, जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह है पीएनपी। तो आपको भी पता है कि जो पी प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें होल्स की संख्या अधिक होती है, ठीक, होल्स की संख्या अधिक होती है, और जो एन प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, होल्स पे आपको पता है कि किस प्रकार का आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, किस प्रकार का, धन टाइप का आवेश होता है, ठीक। आप इलेक्ट्रॉन में अच्छी तरह से जानते हो किस प्रकार का आवेश रहता है, ऋण प्रकार का आवेश रहता है। जब हम बैटरी के धन सिरे को एमीटर से जोड़ते हैं तो जो यहाँ पर धन आवेश है वह एक दूसरे को क्या करते हैं, धन और धन आवेश क्या करेंगे, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो होल रहते हैं वो कहाँ, इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होंगे। और आपको मालूम है कि बेस में एन प्रकार के पदार्थ के रूप में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है पहले से। तो क्या करते हैं, कुछ जो होल्स हैं वह बेस में आने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं, पुनर्मिलन कर लेते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है या क्रिया कर लेते हैं। उसके बाद जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह होल्स के साथ क्या कर लेंगे, पुनर्मिलन कर लेंगे। आपको पता है कि जो बेस का आकार छोटा होता है तो उसमें मात्र बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उसने क्या कर लिया, क्रिया कर लिया और यहाँ से क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो क्या करते हैं, जो अभी देखिए यहाँ पर जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वह यहाँ से निकलकर, बेस में से निकलकर होते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, वह चले जाते हैं कलेक्टर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाते हैं, कलेक्टर में। मतलब जाते हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक, कलेक्टर के बाहर नहीं जाते रहे। तो सोचो कि सर यहाँ से निकल के यहाँ जाने से, तो कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। तो आया समझ में कैसे एमीटर से कलेक्टर तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक। और यहाँ भी आपको पता है फॉर्मूला वही लगता है कि जो हमारा एमीटर करंट का मान है वह हमारे कलेक्टर करंट और बेस करंट के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करेंगे तो 5% इलेक्ट्रॉन क्या रह जाते हैं, इसमें रह जाते हैं बेस में, जो कि क्रिया कर लेते हैं। बाकी 95% इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं, और जो हमारे 5% इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेते हैं, बेस में क्रिया कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, संभव हो जाता है।
तो सभी को क्लियर हुआ, ठीक है।